Welcome to the Astra Mind Career Institute. Hello, hi, good morning everyone. This is Anupam Aditya and today I'll be taking the third lecture of structure of atom. ठीक है, और आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे? आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोर्स मॉडल। ठीक है, अभी तक हम लोग रदरफोर्ड मॉडल तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल के बाद बोर मॉडल ही पढ़ना होता है। ठीक है, अब बोर मॉडल आने का मतलब है कि मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत फिजिक्स समझना पड़ेगा, थोड़ा बहुत वेव का कॉन्सेप्ट समझना होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो डुअल नेचर है, ठीक है, एक वेव नेचर एक पार्टिकल नेचर दोनों समझना होगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत वेव के कॉन्सेप्ट, ठीक है, और उसके बाद पार्टिकल नेचर में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है। ठीक है, आई मीन जस्ट डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोर मॉडल। ठीक है, बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि पता नहीं अचानक ये बीच में से फिजिक्स कहाँ से आ जाती है। ठीक है, अच्छे से एकदम रिलेट कराऊंगा, एकदम कनेक्ट कराऊंगा। ठीक है, आप ध्यान से सुनेंगे मेरी हर बात। ठीक है, दिख रहा है आवाज जा रही है, दिख रहा है कि मतलब आवाज जा रही है ना? ठीक है, चलिए देखेंगे ध्यान से, है ना? मैं जो यहाँ पे बोल रहा हूँ एकदम ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, बहुत लोगों को लगता है कि ये पता नहीं ये चैप्टर में क्या क्या पढ़ना होता है ना? एक एक चीज समझ में आएगी। ठीक है, क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, एक एक चीज अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। सबको पता है कि 1808 में सबसे पहले डाल्टन साहब की एटॉमिक थ्योरी आई थी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आई सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले डाल्टन साहब ने अपना एटॉमिक थ्योरी दिया और बताया हमें एटम क्या होता है। ठीक है, इनके हिसाब से एटम इंडिविजुअल था। ठीक है, जो कि गलत बात है, क्योंकि आगे और डिवाइड किया हम लोगों ने, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, आज के डेट में हमें पता है। ठीक है, इन्होंने और भी बहुत सारी बात बोली थी। ठीक है, कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल, वो भी गलत हो गया, आइसोटोप्स एग्जांपल हैं ये। इन्होंने एक और बात बोली थी कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर टोटली डिफरेंट। ठीक है, हालांकि वो भी गलत बात हो गई, क्योंकि हमारे पास आइसो बार्स एग्जांपल में। ठीक है, तो ये सब चीज़ मैंने पहले लेक्चर में ही कवर करा दिया है। ठीक है, अब 1808 में इनकी, है ना, एटॉमिक थ्योरी आई, और आज के डेट में ये गलत है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बहुत सारी बातें इनकी गलत हो गई। ठीक है, उसके बाद 1897 में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो जाता है। इलेक्ट्रॉन गॉट डिस्कवर्ड। ठीक है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट होता है, जे थॉमसन सर करते हैं हमारे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो जाती है 1897 में। ठीक है, अब जैसे ही 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होती है, 1898 में थॉमसन साहब अपना एटॉमिक मॉडल दे देते हैं। 1898 में थॉमसन मॉडल आ गया, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम आ गया। कब आ गया? 1898 में, किसी को कोई शक नहीं। ठीक है, थॉमसन साहब का मॉडल आ गया 1898 में। अब थॉमसन साहब के मॉडल में क्या क्या था? इन्होंने बोला कि देखो, एटम को तो डिविजल है ना, है तो सही बात है। ठीक है, इन्होंने बोला एटम का जो स्ट्रक्चर इन्होंने बताया, बोला कि एटम जो है ना वो पॉजिटिव चार्जेस का स्फीयर है, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स, आई मीन इलेक्ट्रॉन्स क्या मतलब, नेगेटिव चार्जेस एम्बेडेड। इन्होंने बोला कि जो स्फेयर है, जो एटम है, वो पॉजिटिव चार्ज का स्फेयर है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का स्फेयर है, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स कहीं कहीं इम्बेडेड हैं। ठीक है, इस इनके मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। ठीक, वाटरमेलन मॉडल, ठीक है, वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, उससे कंपेयर किया जाता है। ठीक है, कि वाटरमेलन अगर मैं एग्जांपल दूं, ठीक है, तो उसका जो रेड फ्लेसी एरिया होता है जिसको हम लोग खाते हैं, ठीक है, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं कि वो पॉजिटिव चार्ज का स्फेयर है। उसके जो सीड्स होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर सकते हैं, और इक्वल अमाउंट में होते हैं, इन्होंने बोला था। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है एटम। ठीक है, 1898 में तो यहाँ तक कहानी चली। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब क्या हुआ ना, 1898 में ये हुआ। इसके बाद अगला मॉडल था रदरफोर्ड का मॉडल। वो कब आता है? वो आता है 1911 में। रदरफोर्ड साहब अपना मॉडल लेकर के आते हैं। ये करते हैं द मोस्ट फेमस, है ना, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रदरफोर्ड साहब का मॉडल आता है, और ये बताते हैं ठीक ठाक मतलब स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑलमोस्ट परफेक्ट। ये बोलते हैं कि देखो भैया, ऐसा नहीं है, एटम जो है ना उसका मैक्सिमम पार्ट खाली है, बहुत छोटे से पार्ट में न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, आई मीन पॉजिटिव चार्ज पाए जाते हैं, प्रोटॉन्स नहीं। उसमें प्रोटॉन नाम की प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इतना पता था कि पॉजिटिव चार्ज पाए जाते हैं। ठीक है, जिनका हैवी मास होता है, यानी सारा मास न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड है, और न्यूक्लियस बहुत छोटा है, एटम का बहुत सारा स्पेस है ना एम्प्टी है, और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं।
ये था रदरफोर्ड मॉडल, है ना, रदरफोर्ड के हिसाब से एटम का मॉडल, ठीक है। अब रदरफोर्ड मॉडल तो हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद आता है बोर मॉडल 1913 में, 1913 में आता है बोर साहब का मॉडल, बोर्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। और जो लेटेस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ एटम है, जो लेटेस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ एटम है, वो आता है 1926 में, दैट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं बस कनेक्ट करने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, हाँ नाम पता होना चाहिए कि कौन कौन से मॉडल हैं, ठीक है। ये सबसे लेटेस्ट है 1926 वाला, ठीक है। किस किस को क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा किसी को भी, ठीक है। अब सुनेंगे मेरी हर बात ध्यान से। यहाँ तक रदरफोर्ड मॉडल तो आपको पता है कि रदरफोर्ड ने क्या क्या बोला था और क्या क्या गलती हुई थी। इनके मॉडल ऑफ एटम में दो सबसे ब्लंडर की बात करूं, ब्लंडर क्या मतलब ड्रॉबैक की बात करूं, ब्लंडर क्या ड्रॉबैक, इनका मॉडल ऑफ एटम स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। मैक्सवेल साहब की फिजिक्स में थ्योरी आ गई थी कि जो भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं अगर वो एक्सेलरेट कर रहे हैं तो वो एनर्जी लूज करेंगे कंटिन्यूअसली, ठीक है। और इनके हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉन चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, और रिवॉल्व करने का मतलब है कि डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेटेड पार्टिकल है। और जब एक्सेलरेटेड है चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल है, तो एनर्जी कंटिन्यूअसली लूज करेगा तो फाइनली स्पाइरल होकर के न्यूक्लियस में गिर जाएगा। ऐसे गोल गोल घूमते घूमते रेडियस ऑफ ऑर्बिट छोटा होते होते फाइनली न्यूक्लियस में गिर जाएगा। स्टेबिलिटी पे सवाल उठ गया एटम के, तो रदरफोर्ड का मॉडल वहां पे फंस गया। एक और जगह फंसा, एक और, यहां तक तो हम लोग को समझ में आता है। एक और जो छोटी सी बात आप लोगों को बता दूं, कॉमन सेंस है, ठीक है। 9th क्लास के बच्चे जो होते हैं उन्हें समझ में नहीं आता, ठीक है, जो 9th के बाद सीधे यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। जो आपको बात नहीं बताई जाती है 9th क्लास में वो यहाँ पे सुन लीजिए, ठीक है। हर एक एटम को जब अगर आप हीट करेंगे, सीधी सी बात है, जब उसको एनर्जी देंगे, ठीक है, एटम को जब सिंपली हीट करते हैं, ऐसे समझिए, एकदम आसान भाषा में समझा रहा हूँ। जब एटम को आप हीट करते हैं ना, किसी भी एलिमेंट के एटम को आप हीट करेंगे, ठीक है, तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट में घूम रहे हैं चारों ओर, वो एक्साइट होते हैं, ठीक है। हालांकि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो जैसे ही एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी आप दोगे, हीट दे रहे हो तो एनर्जी दे रहे हो, सीधी सी बात है, एटम को आप हीट कर रहे हो, ठीक है। आपने एनर्जी दी, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी पा करके, आपको पता होगा बोर मॉडल का आइडिया थोड़ा बहुत होगा तो, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में चले जाते हैं एनर्जी गेन करके। बोर मॉडल में क्या थोड़ा बहुत आइडिया है ना बोर मॉडल का, इन्होंने क्या बोला था कि एक फिक्स्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। बोर मॉडल का थोड़ा बहुत आइडिया मैं देता हूं, ठीक है। इन्होंने बोला था कि एक फिक्स्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है, आई मीन उनका एनर्जी फिक्स होता है, उसी ऑर्बिट में घूमेंगे, ठीक है। अगर आपने एनर्जी दी तो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही आपने हीट किया तो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा, सीधी सी बात है, जाएगा। अब दुनिया का ये दस्तूर है ना कि हर कोई स्टेबिलिटी चाहता है ना, हर कोई स्टेबल होना चाहता है, ठीक है। कोई भी हायर एनर्जी पे नहीं रहना चाहता, फिजिक्स केमिस्ट्री में बात कर रहा हूँ, ठीक है। सब लोग लो एनर्जी पे एकदम सुस्त रहना चाहता है, सब कोई आराम से बिंदास, है ना। हाई एनर्जी कोई नहीं रखना चाहता, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर आपने जैसे ही हाई एनर्जी पे भेज दिया उसको, इलेक्ट्रॉन तो चाहता नहीं है। सीधी सी बात है, आप ऐसे समझो, हम लोग कोई बॉल ऊपर फेंकते हैं ना तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं चाहता कि उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़े, हर एक ऑब्जेक्ट चाहता है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम से कम हो उतनी कम से कम हो सके। स्टेबिलिटी बढ़ती है पोटेंशियल एनर्जी कम हो तो। ग्राउंड पे है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, थोड़ा सा बढ़ा दिया पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाता है, ठीक है। इसलिए तो कोई चीज फेंकते हैं तो वापस नीचे आ जाता है, क्यों? पोटेंशियल एनर्जी जीरो करना है उसको। अब ग्रेविटी करती है वो बात अलग है, ठीक है, लेकिन हाँ ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपने लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल पे भेजा इलेक्ट्रॉन को, वो हुआ अनस्टेबल। और जैसे ही अनस्टेबल हुआ तो 1 सेकंड से भी कम का समय लगता है, वो वापस आता है लोअर एनर्जी लेवल में। और जैसे ही लोअर एनर्जी लेवल में वापस आएगा, आप सीधी सी बात है, क्योंकि एनर्जी गेन करके ऊपर गया था लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पे, जैसे ही हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे आएगा तो एनर्जी लूज करेगा, जितना गेन किया था उतना लूज करेगा। और वो एनर्जी लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो काम की बात क्या है, जब भी किसी एटम को हम हीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाते हैं, ठीक है। और
हायर एनर्जी लेवल पे चूंकि उनकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है, तो वापस स्टेबल होने के लिए वो अपने बैक पोजीशन पे आएंगे, ठीक है, यानी लोअर एनर्जी लेवल पे आएंगे, ठीक है। और इन दिस केस दे एमिट रेडिएशंस, ठीक है, एनर्जी लूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, तो हमें वेव पढ़ना होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ही है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या वेव है, ठीक है, तो हमें थोड़ा बहुत वेव पढ़ना होगा, ठीक है। अब रही बात, तो थोड़ा बहुत वेव पढ़ना होगा। अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को पढ़ाया जाता है यहाँ पे, उसका एक सीधा सा जवाब है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का डुअल नेचर होता है, एक वेव नेचर, एक पार्टिकल नेचर। तो थोड़ा बहुत वेव का भी आइडिया पढ़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमें समझना है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, ठीक है, बामल सीरीज, पास्टन सीरीज, वो सारी चीजें एज इट इज वही जो मैंने बोला ना कि एडिशन सॉरी रेडिएशंस एमिट होती हैं, ठीक है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। हाइड्रोजन का पूरा एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया हुआ है एनसीईआरटी में, और वो पढ़ना है, एकदम डिटेल में पढ़ना है हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है। तो ईएम वेव्स पता होना चाहिए, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का डुअल नेचर होता है, जैसे लाइट का डुअल नेचर होता है वैसे ही ईएम वेव्स का भी डुअल नेचर होता है, ठीक है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो वेव नेचर के लिए वेव का कॉन्सेप्ट, और पार्टिकल नेचर के लिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ऑलमोस्ट बोर साहब के हेल्प के लिए ये सारी चीजें हैं, ठीक है, ये सारी चीजें समझ लेंगे तो बोर साहब का मॉडल हम लोग खुद डिजाइन करेंगे यहाँ बैठ करके, ठीक है, ठीक है, अगले लेक्चर में, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, दो चीज और ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है, आई थिंक 1917 के आसपास, ठीक है, 1917 में दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, 1917 के आसपास आपका प्रोटॉन डिस्कवर्ड हुआ था बोर मॉडल के बाद, ठीक है, 1917 में प्रोटॉन डिस्कवर्ड हुआ था, प्रोटॉन डिस्कवर्ड, प्रोटॉन गॉट डिस्कवर्ड, ठीक है। तो एक और खास बात अगर आपने नोटिस किया हो, और 1932 में न्यूट्रॉन हुआ था, 1932 में न्यूट्रॉन हुआ था, ठीक है, याद रखने का जरूरत नहीं है, बस मैं ऐसे ही बता रहा हूं, ठीक है। इसका बताने का मतलब ये था ना कि आपने अगर बोर मॉडल तक ध्यान से पढ़ा हो, बोर मॉडल तक, तो ये 1917 से पहले आया था, तो बोर मॉडल तक आप एनसीईआरटी में कहीं भी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन वर्ड का यूज नहीं देखेंगे, प्रोटॉन का तो नहीं देखेंगे, हर जगह पॉजिटिव चार्ज लिखा होगा, क्योंकि प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई ही नहीं थी। हाँ, ये हमें बिल्कुल अच्छे से पता था, क्यों, क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, तो जरूर कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रहे होंगे, ये आइडिया अच्छे से था हमें, बस खोज नहीं पाए थे, ठीक है। तो उसकी डिस्कवरी हुई थी 1917 में। तो आप भी अगर बोर मॉडल तक लिख रहे हैं तो प्रोटॉन वर्ड का यूज नहीं करें तो बेहतर होगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लैरिटी हो गई होगी, एक एक चीज कनेक्ट हुआ होगा, क्यों पढ़ना है और किस लिए पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईएम वेव्स पढ़ना है तो यानी वेव पढ़ना है, तो वेव क्या होता है सबसे पहले उसका आइडिया लेते हैं, ठीक है, देखेंगे ध्यान से। वेव या वेव मोशन, ठीक है, वेव क्या होता है, इट इज अ डिस्टर्बेंस इन विच, एक डिस्टर्बेंस होती है इन विच एनर्जी, मोमेंटम एंड इंफॉर्मेशन इन sorry and information is transferred from one place to another place without any actual transfer of medium particles। मीडियम पार्टिकल्स में बिना एक्चुअल मूवमेंट आई मीन ट्रांसफर हुए एनर्जी का ट्रांसफर हो जाना, मोमेंटम का ट्रांसफर हो जाना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर समझाऊं, तो सपोज कीजिए कि एक स्कूल है, उसके बाहर बच्चों की साइकिल्स लगी हुई हैं, ठीक है, एकदम एक लाइन से लगी हुई हैं, ठीक है। कोई गया बनमास बच्चा, एक साइकिल को उधर से गिराया, एक साइकिल को बस धक्का दिया उसने, एक को केवल, ठीक है, वो भी पूरी नहीं गिरी, दूसरे को गिरी, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे को चौथे, तीसरे ने चौथे को, चौथे को पांच, है ना, ऐसे कर करके सबने एक दूसरे को गिरा दिया, ठीक है। तो क्या पहली वाली साइकिल उठ करके लास्ट वाले को मारी थी? नहीं, साइकिल्स एज इट इज हल्का सा मूवमेंट हुआ है, बस है वहीं पे, वो ट्रांसफर नहीं, ये नहीं कि पहले वाले ने आके आकर के लास्ट वाले को गिराया, नहीं, डिस्टरबेंस पैदा हुआ, और वो डिस्टरबेंस के थ्रू एनर्जी या कह सकते हैं मोमेंटम ट्रांसफर हो गई थ्रू आउट द मीडियम, इसी को वेव कहते हैं, ठीक है। कि पार्टिकल्स का एक्चुअल मूवमेंट नहीं होगा, आई मीन ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है, विदाउट द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मीडियम पार्टिकल्स, ठीक है, लेकिन आपका एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा, मोमेंटम ट्रांसफर हो जाएगा, और इंफॉर्मेशन जो भी वो ट्रांसफर हो जाएगा, इसी को वेव बोलते हैं। बहुत आसान सा डिफिनेशन है, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव
है ना, वेव इन ए स्ट्रेच्ड वायर, है ना, कोई एक वायर ले लीजिए, उसको हल्का सा डिस्टर्ब करके छोड़ देंगे तो उसमें आपको वेव दिख सकती है। वेव ऑन अ लिक्विड सरफेस एटसेट्रा, बहुत है ना, ये सब एग्जांपल्स हैं। नोट, विंड ब्लो इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ वेव मोशन। बहुत लोगों को लगता है कि हवा जो बहती है वो वेव है, नहीं, विंड ब्लो इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ वेव मोशन, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, छोटी सी बातें हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स, क्योंकि हमें ईएम वेव्स पे आना है फाइनली, ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ चलिए दिख रहा है, ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे मेरी हर बात, ठीक है। अब वेव को अलग अलग कैटेगरी पे, है ना, क्लासिफाई किया जा सकता है, ठीक है, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसिटी ऑफ मीडियम, मीडियम की जरूरत है कि नहीं ट्रैवल करने के लिए, तो इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है, एक जिसको है और एक जिसको नहीं है। तो जिसको है उसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव, ठीक है। वेव्स विच रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन मतलब उनके मूवमेंट के लिए, ठीक है, जैसे एग्जांपल साउंड वेव, वेव ऑन ए स्ट्रिंग, ठीक है, साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता है। अगर मीडियम नहीं होगा, वैक्यूम में साउंड वेव ट्रेवल नहीं करती है, ठीक है। इसलिए एक सवाल पूछा जाता है कि आप चांद पे हैं, आपका साथी भी चांद पे है, मून पे है, आप कुछ बोलेंगे तो क्या वो सुन लेगा? नहीं सुनेगा, वहां पे वैक्यूम है, एयर है ही नहीं वहां पे, मीडियम में प्रेजेंट ही नहीं है, तो आपकी आवाज वहां तक नहीं पहुंचेगी, सीधी सी बात है, एकदम बगल में ही क्यों ना खड़ा हो, नहीं पहुंचेगी, ठीक है। दूसरा आता है नॉन मैकेनिकल वेव, ये हर जगह, है ना, प्रोपोगेट करते हैं, इनको मीडियम की जरूरत ही नहीं है, दे ट्रेवल इन वैक्यूम ऑल्सो, ठीक है। और इन्हीं को, नॉन मैकेनिकल वेव को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डोंट रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, ठीक है, वेव्स विच डोंट रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, फॉर एग्जांपल के तौर पे एक्स रेज, लाइट वेव्स, गामा रेज, यूवी रेज एटसेट्रा, ठीक है। लाइट भी हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी नॉन मैकेनिकल वेव ही है, तभी तो सन से लाइट आ जाता है ना, तो सन और अर्थ के बीच में वैक्यूम ही है, ठीक है। अगर ये सनलाइट हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या कह सकते हैं नॉन मैकेनिकल वेव नहीं होता, दिक्कत होती, लाइट ही नहीं आ पाता फिर, ठीक है। तो बढ़िया है कि है, ठीक है। आगे बढ़े, नोट, ईएम वेव्स कैन ट्रेवल इन ऑल टाइप्स ऑफ मीडियम, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड वैक्यूम, सही बात है, हर जगह ट्रेवल कर सकता है तो कहीं भी ट्रेवल कर जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है, ईएम वेव्स हर जगह ट्रेवल करती हैं। तो अब आ जाते हैं ईएम वेव्स पर, अपने टॉपिक पे, ठीक है। थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा वेव का, उसको अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, वो जब क्लास 11th के लास्ट में फिजिक्स पढ़ाऊंगा ना, ठीक है, तो उसमें वेव का चैप्टर है, उसमें अच्छे से डिटेल में आएगा, ठीक है। अभी हम लोग इतना ही पढ़ेंगे जितना रिक्वायर्ड है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अब ध्यान से देखेंगे, वेव क्या होता है, डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, ठीक है, इन विच दैट कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर दैट इज विदाउट द नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, बिल्कुल सही बात है, समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, दीज आर द रेडिएशंस विथ विच द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर एसोसिएटेड। एक और खास बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैसा नाम से ही क्लियर है, इनके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी एसोसिएटेड होती हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर एसोसिएटेड, ठीक है, कैसे एसोसिएटेड होती हैं, एकदम परपेंडिकुलरली, आगे आ जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए, जेम्स मैक्सवेल वाज द फर्स्ट to give a comprehensive explanation about the interaction between the charged bodies and the behavior of electrical and magnetic field on macroscopic level, ठीक है। मैक्सवेल साहब ने सबसे पहले चार्ज पार्टिकल और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उनके बारे में बताया था, ठीक है। ही सजेस्टेड दैट व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल मूव्स अंडर एक्सेलरेशन, ध्यान से सुनेंगे, ये वही वाली थ्योरी है जो रदरफोर्ड के मॉडल को, है ना, गलत साबित की थी। He suggested that when electrically charged particle moves under acceleration, acceleration में move करता है जब, acceleration में कौन, electrically charged particle moves under acceleration, alternating electrical and magnetic fields are produced and transmitted. These fields are transmitted in the forms of waves called electromagnetic waves or electromagnetic radiations, ठीक है, electromagnetic radiations के फॉर्म में। अब ध्यान से देखेंगे, ईएम वेव्स का थोड़ा बहुत और आइडिया होगा,
Although electromagnetic wave motion is complex in nature, we will consider here only a few simple properties. ठीक है, हालांकि जो मोशन वगैरह वो कॉम्प्लेक्स है और अभी पढ़ाऊंगा भी नहीं, ठीक है, लास्ट में पढ़नी है. The oscillating electric and magnetic fields produced by oscillating charged particles are perpendicular to each other and both are perpendicular to the direction of propagation of the wave. कहने का मतलब है कि अगर आपकी वेव ऐसे जा रही है, ध्यान से देखें, अगर आपकी वेव ऐसे जा रही है तो आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, ये मान लीजिए डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन प्रोपगेशन ऑफ वेव, इसको मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के परपेंडिकुलर, यानी ऐसे बाहर निकाल सकते हैं इसको. ठीक है, ये हो जाएगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड, यानी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, सीधी सी बात है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ऑल दिस थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ठीक है, तो ये बात पता होनी चाहिए. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, और ये मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, नेक्स्ट, electromagnetic waves do not require medium and can move in vacuum. It travels with the speed of light, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. 3 into 10 to the power 8 meter per second is the speed of light, or you can say the is speed of electromagnetic wave. light भी electromagnetic wave ही है, तो EM waves का भी स्पीड इतना ही होता है, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड. किस किस को क्लियर है? यहां तक किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए. ठीक है, आगे बढ़े. ठीक है, एक एक चीज समझ में आएगी, है ना, देखेंगे ध्यान से. अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स पढ़ लेते हैं. ठीक है, क्योंकि वेव पढ़ रहे हैं. ठीक है, आगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आएगा, एनर्जी की बात होगी, फ्रीक्वेंसी की बात होगी, वेवलेंथ की बात होगी, तो ये सब होते क्या क्या है, ये सब होता क्या क्या है. ठीक है, ये सब देख लेते हैं, देखेंगे ध्यान से. वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करेंगे हम लोग. ठीक है, इसको लैम्डा ऐसे, है ना, ऐसे पाई बना करके एक ऊपर से खींच देते हैं. ठीक है, इस टाइप का, मतलब पाई नहीं, मतलब उस टाइप का बनाते हैं. ठीक है, सिंबल देख लो, लैम्डा प्रोनाउंस करेंगे इसको. ठीक है, एम्पलीट्यूड को सिंपली ऐसे, वेलोसिटी को सी से करेंगे. ठीक है, वेलोसिटी को सी से, स्पीड ऑफ लाइट को. ठीक है, फ्रीक्वेंसी को म्यू से करते हैं, न्यू से, सॉरी. ठीक है, कैसे लिखते हैं? ऐसे, कुछ ऐसे लिखते हैं. ठीक है, अगर आप इस, है ना, बुक वगैरह में देखेंगे. ठीक है, हम लोग थोड़ा सा, है ना, फास्ट लिखता हूं तो मैं थोड़ा ऐसे बना दूंगा. ठीक है, इस टाइप का. ठीक है, इससे हम लोग फ्रीक्वेंसी डिनोट करेंगे, न्यू बोलते हैं इसको. वेव नंबर को इसी के ऊपर बार लगा दो, न्यू बार, इसको वेव नंबर बोलेंगे. ठीक है, और टाइम पीरियड को कैपिटल टी से डिनोट करेंगे. आई होप यहाँ तक क्लैरिटी होगी. बस यही 6 चीजें पढ़नी है वेव में. ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आई होप अच्छे से क्लियर हो जाएगा सभी लोगों को एक एक चीज. आगे बढ़े, सिंबल सबका पता चल गया. ठीक है, अब इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ा देते हैं. ठीक है, देखेंगे ध्यान से. वेवलेंथ क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर समझ में नहीं आता है. ठीक है, तो ध्यान से सुन लीजिएगा. ठीक है, देखेंगे ध्यान से. वेवलेंथ, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द कंजिक्यूटिव क्रेस्ट ऑफ अ वेव. कंजिक्यूटिव क्रेस्ट बोल दो या कंजिक्यूटिव ट्रफ बोल दो. ठीक है, क्रेस्ट क्या होता है? ये टॉप वाला. ट्रफ, सॉरी, क्रेस्ट, हाँ. ट्रफ क्या होता है? ये बॉटम वाला. ठीक है, ये रहा हमारा बीच वाला लाइन. ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है. ठीक है, तो आपका जो पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, ठीक है, उसका पार्टिकल का ऑसिलेट मैक्सिमम कितना ऊपर जा रहा है, सॉरी, ये तो एम्पलीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है, आपका पार्टिकल एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, सीधी अगर मैं बोलूँ तो, ठीक है, अगर ऐसे बोलना हो तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव क्रेस्ट, यानी यहां से चल के यहां तक. ठीक है, या फिर 2 कंजिक्यूटिव ट्रफ, यानी यहां से लेकर के यहां तक, या फिर एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना दूर गया. एक ऑसिलेशन, वन वेव कंप्लीट करने में, एक ऑसिलेशन, एक वेव कंप्लीट होना, सीधी सी बात है. ठीक है, तो आपका वेव या फिर जो भी पार्टिकल है, ठीक है, या सीधी, एक ऑसिलेशन का डिस्टेंस कितना होता है, उसी को बोलते हैं वेवलेंथ. ठीक है, एक ऑसिलेशन का मतलब क्या हुआ, जहां से चले थे ना, जिस डायरेक्शन में आपका मूवमेंट था, वापस उसी डायरेक्शन में, उसी पॉइंट पे आ जाना. फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने यहाँ पे चला था ऐसे, वापस ऐसे ही कब आ रहे हैं आप? यहाँ पे आ रहे हैं नहीं, यहाँ पे आ रहे हैं नहीं, यहाँ पे आ रहे हैं नहीं, यहाँ पे आ रहे हैं.
वापस, ठीक है। तो ये हो गया मेरा वन ऑसिलेशन, है ना। इसी के लेंथ को, इसको बोल देते हैं वेवलेंथ। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्रेस्ट, बॉटम वाले को बोलते हैं ट्रफ। आई होप यहाँ तक किसी को कोई शक नहीं होगा। वेवलेंथ क्या होता है समझ में आ गया होगा। इसको बोलते हैं वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ। ठीक है, यहाँ तक क्लैरिटी है, होनी भी चाहिए, ठीक है। लेंथ ऑफ बी कह लीजिए वो भी वेवलेंथ है, लेंथ ऑफ सी एफ कह लीजिए वो भी वेवलेंथ है। या फिर अगर आप यहां से चलना स्टार्ट करते हैं तो वापस यहीं पे कब आएंगे, ऐसे आना चाहिए आपको। यहाँ पे तो ऐसे आ रहे हैं, नहीं, वापस वहां, हाँ ऐसे आ गए, ठीक है। तो यहां से लेकर के यहां तक को एडी को भी वेवलेंथ बोलेंगे। यहां तक क्लैरिटी है सभी लोगों को, होनी भी चाहिए, ठीक है। तो वेवलेंथ क्या होता है, बिल्कुल ऐसे से क्लैरिटी मिल गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट, यूनिट्स ऑफ वेवलेंथ। एसआई यूनिट तो देखो मीटर होता है, लेंथ ही तो है, तो एसआई यूनिट इसका मीटर होगा। जनरली हम लोग एंगस्ट्रॉम में डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर। किस किस को क्लियर है ना। एंगस्ट्रॉम को ऐसे डिनोट करते हैं 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। यहाँ तक क्लैरिटी, देखो यहाँ पे ये रहा, है ना। या फिर 1 मीटर में कह लो तो 10⁻10 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। 1 नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁹ मीटर, सीधी सी बात है। यानी 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होगा, कॉमन सेंस की बात है। 1 पीको मतलब 10⁻12 और माइक्रो मतलब 10⁻6, ठीक है। यहाँ तक आई होप क्लैरिटी होगी, ठीक है। छोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएंगी। अब आता है एम्पलीट्यूड, वही ये रहा मेरा वेव का एक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड होता है ये मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। दोनों बराबर होंगे, थोड़ा सा मैंने बराबर, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। कि मीन पोजीशन से आपका पार्टिकल कितना मैक्सिमम ऊपर या नीचे जा रहा है, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये होता है आपका मीन पोजीशन, ये वाला। It is the maximum displacement of a vibrating particle of the medium from their mean position when wave is produced. That is the height of crest or the depth of trough. ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। इसको हाइट ऑफ क्रेस्ट बोल दो, इसको डेप्थ ऑफ ट्रफ बोल दो, ठीक है। इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। यहाँ तक क्लैरिटी है, होनी भी चाहिए। नेक्स्ट, है ना, वही बात है, एम्पलीट्यूड वगैरह किसको बोलते हैं, हाइट ऑफ क्रेस्ट या डेप्थ ऑफ ट्रफ को, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। अब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। देखिए क्या होती है, इट इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। अब सीधी सी बात है, एक ऑसिलेशन मतलब होता है एक वेव, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो वही बात है, द टोटल नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। यानी सीधी सी बात है कि आप कितना ऑसिलेशन आप 1 सेकेंड में करा पा रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इसका एसआई यूनिट होता है हर्ट्ज, है ना, हर्ट्ज। या फिर एच और जेड ऐसे लिखते हैं, ठीक है। या फिर सेकंड इनवर्स, ठीक है, क्योंकि टाइम पीरियड का रिवर्स होता है जस्ट, ठीक है, रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी, तो सेकंड इनवर्स भी लिखते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को कैसे, न्यू से मैंने बोला था ऐसे डिनोट करेंगे, थोड़ा सा तिरछा भी बनाते हैं यार, ठीक है, ऐसे करके ऐसे, ठीक है, इस टाइप का, ठीक है, 1/T, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, सीधी सी बात है, ठीक है। अब सीधी सी बात है ना, 1 सेकंड में आपको चाहिए ना, तो टाइम से डिवाइड कर दो ना, सीधी सी बात है, ठीक है। तो आपका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 1/टाइम, ठीक है। रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। अब देखो यार, आपको एक थोड़ा सा आइडिया मैं दे दूं, ठीक है। यहाँ पे ये जो वेव होता है ना, देखेंगे ध्यान से, मान लो 1 सेकंड में आपकी इतनी वेव्स बनी, देखो ये मेरी एक वेव, ये मेरी एक वेव बनी है, ठीक है, जहां से चला था वहीं पे, यानी एक ऑसिलेशन कंप्लीट, ठीक है, यहां तक। अब फिर से दूसरी वेव बना दो, ये दूसरी वेव, ठीक है, ये तीसरी वेव ऐसी, ठीक है, ये 3 वेव बन गई, ठीक है, 1 2 और 3। अब देखेंगे ध्यान से, 1 सेकंड में आपकी 3 फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब अगर मैं इसका वेवलेंथ बढ़ा दूं, अभी वेवलेंथ इतना है ना,
अब अगर मैं इसका वेवलेंथ बढ़ा दूं, देखेंगे ध्यान से, मैंने वेवलेंथ बढ़ा दिया। वेवलेंथ बढ़ाने का मतलब है, अब मैं, है ना, एक सेकंड, थोड़ा बड़ा बड़ा बना देते हैं, इसमें क्या है। ठीक है, इस टाइप का। और जैसे ही मैंने वेवलेंथ बढ़ा दिया, देखो वेवलेंथ बढ़ा दिया मैंने, तो अगर आपने वेवलेंथ बढ़ा दिया तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगी, सीधी सी बात है। अगर आपका वेव जितना बड़ा होगा, एक सेकंड में उतने कम वेव पास होंगे ना उस पॉइंट से, और आपकी वेव की लेंथ बड़ी है तो एक सेकंड में कम वेव पास होंगे एक फिक्स्ड पॉइंट से, और आपकी वेव की लेंथ छोटी है तो एक पॉइंट से बहुत सारे वेव पास हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है ना कि फ्रीक्वेंसी आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वेवलेंथ के। फ्रीक्वेंसी मस्ट बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। कॉमन सेंस की बात है, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, यानी फ्रीक्वेंसी हमारा म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ठीक है, यहाँ तक क्लैरिटी होगी सभी लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ें, देखेंगे ध्यान से अब वेलोसिटी क्या होती है। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड। वेलोसिटी तो वही होती है कि एक सेकंड में कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, सीधी सी बात है। ठीक है, एज वी नो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, और जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो जो कांस्टेंट आता है वो स्पीड ही आता है। ठीक है, यानी वेवलेंथ इक्वल टू स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी होनी भी चाहिए। अब सीधी सी बात है यार, ये लेंथ है, देखो ना आप, ये लेंथ है, वेवलेंथ क्या है, लेंथ है यानी डिस्टेंस है। स्पीड क्या है, स्पीड इनटू टाइम होना चाहिए ना। फ्रीक्वेंसी क्या है, 1/टाइम, तो 1/स्पीड इनटू टाइम ही तो हुआ। समझ पा रहे हैं आप। ठीक है, लेंथ क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम के लिए इनटू टाइम का मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, 1/टाइम, तो टी ऊपर, तो स्पीड इनटू टाइम ही तो लिखा हुआ है बेसिकली। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला क्या ध्यान में रखना है कि वेव लेंथ इक्वल टू, वेवलेंथ मतलब लैम्डा इक्वल टू स्पीड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी यानी म्यू। किस किस को क्लियर है, ये फॉर्मूला याद ही होना चाहिए सभी लोगों को कि वेवलेंथ इक्वल टू स्पीड अपॉन म्यू। ठीक है, या फिर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, अब फ्रीक्वेंसी क्या है, 1/टाइम है तो स्पीड अपॉन डिस्टेंस कर देंगे, है ना, सीधी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। आगे बढ़े, यहां तक कोई शक नहीं। ठीक है, कोई शक होना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, वेव नंबर क्या होता है। इट इज द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में कितनी वेव आ रही हैं, एक यूनिट लेंथ में कितनी वेव आ रही हैं, ठीक है, उसको बोल देते हैं वेव नंबर। अब सीधी सी बात है, आपका वेव लेंथ मान लो जो भी है ना, मान लीजिए, सीधी सी बात है, वेव लेंथ क्या होता है, जैसे मान लो मैं वेव लेंथ बोल दो किसी का 5 मीटर, तो उसका वेव, है ना, अगर मैं बोल दूं कि 5 मीटर में 10 वेव आ रही हैं, एक सेकेंड, है ना, 5 मीटर में 10 वेव आ रही हैं। ठीक है, 5 मीटर में 10 वेव आ रही हैं। ठीक है, तो वेव नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, यानी जस्ट 1 आप लैम्डा कर रहे हो, सीधी सी बात है। ठीक है, वेव लेंथ मतलब क्या, एक वेव की लेंथ, वेव लेंथ मतलब क्या, एक वेव, वेव लेंथ मतलब क्या, लेंथ ऑफ वन वेव। वेव लेंथ मतलब ये होता है लेंथ ऑफ वन वेव। हमें यूनिट लेंथ में चाहिए तो 1/लैम्डा ही तो होगा, सीधी सी बात है। तो वेव नंबर क्या होता है, 1/लैम्डा, यानी यूनिट लेंथ अपॉन वेव लेंथ, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, आगे बढ़े, टाइम पीरियड क्या होता है, इट इज द टाइम फॉर अ पार्टिकल इन अ मीडियम टू मेक वन कंप्लीट वाइब्रेशनल साइकिल, यानी वन कंप्लीट ऑसिलेशन करने में जो टाइम लगता है उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या होता है, 1/फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन। ठीक है, तो जस्ट टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, पहले ही समझा रखा है। तो आई होप वेव की सारी प्रॉपर्टीज, है ना, प्रॉपर्टीज मतलब ये फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी वगैरह ये सारी चीजें क्लियर होंगी। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है,
उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये रहे 2 सवाल आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और अभी के अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कर लिया? मैं कराऊं? देखेंगे ध्यान से सवाल क्या है। द विविध भारतीय स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, ये एनसीईआरटी का सवाल है। एनसीईआरटी ठीक है, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है। ठीक है, तो अब अभी भी जो सीरियसली नहीं ली आप लेके बना दो यार। ठीक है, बना लिया? मैं बनाऊं? अब देखें ध्यान से। स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलो हर्ट्ज, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिटेड बाय द ट्रांसमीटर। ठीक है, हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है और वेवलेंथ पूछा जा रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है वेवलेंथ का? ये होता है c अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, c की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है? 1368 इंटू किलो है, यानी 10⁻³ हर्ज हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कैसे सॉल्व कर दें? इसको 1.3 कर देते हैं। ठीक है, 3 इंटू 10⁸ लिखूंगा डिवाइडेड बाई 1.368 इंटू 10⁶ लिखूंगा। ठीक है, एक ही बात है, एक ही बात है। अब 1.368 है, डिवाइड करेंगे 3 में तो कितना आएगा? 13 दूनी 26, एक सेकंड, 13 दूनी 26, फिर 26 40 ना, तो एक बार में फिर 14 मान लो तो। ठीक है, 28 तो 30 है ना, 2.19 के आसपास। 2.19 इंटू 10⁻², ये बचेगा, तो यानी 219 के आसपास आंसर आएगा। ठीक है, मीटर 219 मीटर के आसपास आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस सिंपल सा कैलकुलेशन था इसका। ठीक है, डिवाइड करना है और आंसर लाना है। ठीक है, 3 को 1.368 से डिवाइड करोगे तो 2.19 के आसपास आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये 10⁻², तो 219 मीटर के आसपास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं, देखें ध्यान से। कैलकुलेट द वेव नंबर इन इन पर सेंटीमीटर। ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग द वेवलेंथ ऑफ 5800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वेवलेंथ इतना दे रखा है, तो वेव नंबर कितना आएगा? वेव नंबर जस्ट वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो 1/1800 एंगस्ट्रॉम है, यानी 10⁻⁻10 का मीटर। पहले मीटर में निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी? इसको मैं लिखूंगा 1/5800 है ना, तो 1/58 इंटू 10⁻⁻8, ये ओवरऑल सीधे वैल्यू 10⁸8/58। ठीक है, इसको अगर मैं 100/58 इंटू 10⁶ लिखूं तो कोई दिक्कत? ये मीटर में आएगा। ठीक है, ये मीटर में है। ठीक है, सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 से और मल्टीप्लाई कर दो इसको। 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो 100/58 इंटू 10⁸8 सेंटीमीटर। ठीक है, पर सेंटीमीटर, सॉरी पर मीटर पर सेंटीमीटर, है ना, 1 बाई वेवलेंथ है ना। सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, मिट जाओ यार। हाँ, ये पर मीटर है और ये पर सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको एक सेकंड 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, पर मीटर है ना, हाँ, तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये सीधी सी बात है, तब ये कितना आएगा? तब ये आएगा वही 100/58 इंटू 10⁴ पर सेंटीमीटर। ठीक है, अब किसी को कोई डाउट नहीं ना? 100/58। ठीक है, दिस विल बी द आंसर। आगे बढ़े अब हम लोग पर सेंटीमीटर के हिसाब से। ठीक है, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपको कितना? सॉल्व कर देते हैं, ये 50/29 होगा ना। 50/29 डिवाइड कर दो, 29 डिवाइडेड बाई 50, 29 एकम 29, 10 में से 9 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 0। ठीक है, पॉइंट
उसके बाद कितना बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, 9 8 72, और नहीं नहीं 7 बार में जाएगा। ठीक है, तो 9 7 63 के 3 हाथ में लगा 6, 9 दूनी 18, ये 24, ये भी ज़्यादा हो रहा है, 1.6, 9 छक 54, 9 दूनी 12, 5 17, हाँ 9 63, 7 दूनी 14, अरे नहीं 7 बार में तो जाएगा, कहाँ ज़्यादा हो रहा था, 7 बार में जाएगा, 1.7। ठीक है, 9 7 63 के 3, 7 दूनी 14, 26, ठीक है, बचा 7, 0, 19 दूनी 58, 1.72 है ना, 1.72 के आसपास आएगा, 1.72 जाएगा, फिर 58 आ जाएगा, फिर बचेगा 22, ठीक है, सॉरी 12 आई मीन, ठीक है, फिर 1.724 के आसपास, ठीक है, ये आ जाएगा आपको 1.7241 इंटू 10 की पावर 4 पर सेंटीमीटर, यानी सीधे सीधे अगर मैं लिखूं तो 17241 पर सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका वेव नंबर आ जाएगा, यहाँ तक कोई शक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतने के आसपास ही आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है, वेलोसिटी भी पूछ रखी है ना। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी होता है इक्वल टू सी अपॉन वेवलेंथ, 1 अपॉन वेवलेंथ हमारा वेव नंबर होता है जो हमें पता है वेव नंबर। ठीक है, तो सी का वैल्यू कितना, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है ना, हमें ये सेंटीमीटर में है, इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर दो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इंटू क्या करूँगा, ये करूँगा 17,241। अब ये सॉल्व कर दो, कितना आना है, 3 एकम 3, 4 तिहाई 12, 3 दूनी 6 1 7, 17 तिहाई 51 इंटू 10 की पावर 10, है ना, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन, सॉरी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, हाँ हाँ फ्रीक्वेंसी ही है ये। ठीक है, फॉर्मूला सही ही लगाया, फ्रीक्वेंसी ही है। ठीक है, सी अपॉन लेमडा फ्रीक्वेंसी है, हाँ बहुत अच्छी बात है, फ्रीक्वेंसी, तो पर सेकंड आ जाएगा आंसर। ठीक है, इतने के आसपास। ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी को कोई शक नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कर लिया, मैं कराऊं, देखेंगे ध्यान से। सवाल कह रहा है पार्टिकुलर रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा अंग्रेजी भी तो सही होनी चाहिए ना। एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1120 किलो हर्ट्ज अनदर रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट्स एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 98.7 मेगा हर्ट्ज, व्हाट आर द वेवलेंथ्स ऑफ रेडिएशंस फ्रॉम ईच स्टेशन। वेवलेंथ पूछा जा रहा है आपसे, लैम्डा पूछा जा रहा है, सी अपॉन फ्रीक्वेंसी करनी है। सी की वैल्यू 3.3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी पहले वाले का कितना दे रखा है, 1120 किलो हर्ट्ज ना, तो 1120 इंटू किलो का मतलब 10 की पावर 3। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करने पे आ जाओ तो क्या लिख दूं मैं, ऊपर वाले को 3000 लिखते हैं, ये 3 ऊपर गया तो 5, जैसे ही मैं इसको 3000 लिखूंगा तो केवल बचेगा 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 1120। अब देखेंगे ध्यान से, अगर ये 1000 होता, कैलकुलेशन कैसे करते हैं वही सिखा रहा हूँ, अगर ये 1000 होता तो सीधे 3 बार में जाता, लेकिन ये 1120 है। अगर ये 1100 भी होता तो 1100 इंटू 3 3300 होना चाहिए, 300 कम, यानी 3 से कम आना चाहिए, लेकिन 2.5 से ज़्यादा आना चाहिए, और 2.5 के आसपास ही आना चाहिए। तो आई थिंक ये 2.61 मान लो, 2.6 के आसपास। ठीक है, 2.6 इंटू 10 की पावर 2 यानी 260 वेवलेंथ है ना, मीटर आना चाहिए पहले वाले का, किसी को कोई शक इसमें। ठीक है, 260 के आसपास। ठीक है, 260, 2.6 हो, 2.65 भी हो सकता है, 2.67, 2.66 है ना, तो 260 या 270 के आसपास आप मान के चलिए। ठीक है, 2.5 से तो ज़्यादा ही आएगा, ये बात श्योर है, और बहुत ज़्यादा भी नहीं आएगा, 2.6 है ना, 2.6 से हल्का सा ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, आई मीन 2.67
2.67, ठीक है। तो ये 267 मीटर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगले वाले का निकाल देते हैं। तो अगले वाले के लिए क्या करेंगे, उसके लिए करेंगे 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई इसका कितना है 98.7 है ना, तो 98.7 मेगा है, तो 10 टू द पावर 6। किसी को कोई शक, ठीक है। इसको देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। ये पॉइंट हटाया तो ऊपर इंटू 10 कर दिया, ठीक है। तो ऊपर 10 की पावर 9 है, 6 ऊपर गया तो 10 की पावर 3 यानी 3000 बचा, 3000 बटे 987 बचा, ठीक है। अब अगर ये 1000 होता तो सीधे सीधे 3 जाता, लेकिन ये 1000 से कम है तो 3 से हल्का सा ज़्यादा ये जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक 3 पॉइंट, उतना भी ज़्यादा नहीं क्योंकि 1000 से ये बहुत कम है नहीं, तो 3.01 मीटर के आसपास इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लैरिटी होगी सभी लोगों को, ठीक है। ये सवाल कराऊँ अब, चलिए नेक्स्ट। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक अ रेडियो वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना टू ट्रेवल फ्रॉम मार्स टू अर्थ, दैट इज अ डिस्टेंस ऑफ इतना, डिस्टेंस इतना पता है, और कोई भी है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, है ना, सबकी स्पीड एक ही होती है, तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है 8 इंटू 10 की पावर 7, स्पीड क्या होता है 3 इंटू 10 की पावर 8, है ना, किलोमीटर है सॉरी, तो इंटू 10 की पावर 3 भी करो, किलोमीटर है ना। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर 10 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 की पावर 8, 8/3 करूंगा तो कितना, 3 दूनी 6, 20, तो 2.66 इंटू 10 की पावर 2, है ना, यानी 266 सेकेंड आना चाहिए आई थिंक, ठीक है। 266 सेकेंड, यानी 60 से अगर आपने डिवाइड कर दिया तो 60 चौके 4 मिनट, 4 मिनट 16 सेकेंड, 240 26 सेकेंड, ठीक है। 4 मिनट 26 सेकंड का टाइम लग जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी होगी सभी लोगों को। आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है, होना भी चाहिए, ठीक है। चलिए तो आई होप वेव एम्पलीट्यूड, वेव नंबर, वेवलेंथ वगैरह ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी वगैरह अच्छे से, ठीक है। उस पर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दिए मैंने, ठीक है। अब आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। अभी तक जो रेडिएशंस पढ़ रहे थे ना, उन्हीं का एक अरेंजमेंट, बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उनका एक प्रॉपर अरेंजमेंट बना दिया, ठीक है, उनके वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि इस वेवलेंथ को जैसे बढ़ते क्रम में बना दिया, ठीक है, या फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक एरे को बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है, कि यहाँ सबसे कम, यहाँ सबसे ज्यादा, और इन दोनों के बीच का ये पूरा अरेंजमेंट एक स्पेक्ट्रम कहलाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, देखेंगे ध्यान से। इट इज नाउ वेल इस्टेब्लिश्ड, ठीक है, दिख रहा है, आवाज जा रही है, बहुत अच्छी बात है, देखेंगे ध्यान से। इट इज नाउ वेल इस्टेब्लिश्ड दैट देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएशंस विच डिफर फ्रॉम वन अनदर इन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। सही बात है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है सबकी, बहुत अच्छी बात है। दीज टाइप्स ऑफ वेव्स व्हेन अरेंज्ड इन अ ऑर्डर, इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूट व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जैसे ही आपने अरेंज किया, आपको एक स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। डिफरेंट रीजन्स ऑफ द स्पेक्ट्रम आर आइडेंटिफाइड बाय डिफरेंट नेम्स। ये जो स्लाइड है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का ही डायग्राम उठा लिया है मैंने, ठीक है। ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, दिख भी रहा है अच्छे से, बहुत अच्छी बात है, देखेंगे भी ध्यान से। इधर जो है ना, देखिए यहाँ पे डेटा 10 की पावर 24 है, और ये ऊपर वाला वैल्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है, नीचे वाला वेवलेंथ है, ठीक है, लैम्डा। वेवलेंथ आपका बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे 10 की पावर -16 है, और यहाँ पे कितना है 10 की पावर 6, 10 की पावर 8 है। तो वेवलेंथ बढ़ते हुए है, ये वेवलेंथ बढ़ते हुए है, वेवलेंथ इधर जा रहे हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है, वेवलेंथ इंक्रीजिंग, और फ्रीक्वेंसी इधर इंक्रीज कर रहा होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना। फ्रीक्वेंसी इधर इंक्रीज कर रहा होगा, देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे कम है और इधर सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इधर इंक्रीज कर रहा होगा, उधर घट रहा है, वेवलेंथ इधर बढ़ रहा है, ऐसे घटेगा, ठीक है, क्लियर है। देखेंगे अब याद कैसे रखना है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। तो एक ट्रिक है, ट्रिक मैं बता देता हूँ, ठीक है, वो ट्रिक याद होनी चाहिए, ठीक है। ट्रिक क्या है,
आप ऐसे ध्यान रखेंगे कि वेवलेंथ बढ़ते हुए आप याद रखेंगे, ठीक है। कैसे? ये है गामा रेज, ये है एक्स रेज, और ये है यूवी, ठीक है। यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट के बाद आता है विजिबल स्पेक्ट्रम, इतना दूर का विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है। 400 से लेकर के 750 नैनोमीटर की वेवलेंथ को विजिबल स्पेक्ट्रम बोल देते हैं, ठीक है। 400 से लेकर के 750, याद होना चाहिए ये, ठीक है। इतने वेवलेंथ को क्या बोलते हैं? विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है। उसमें भी सबसे पहले है ना वायलेट आता है, फिर इंडिगो आता है, फिर ब्लू आता है, फिर ग्रीन आता है, फिर येलो आता है, फिर ऑरेंज आता है, फिर रेड आता है। आपको दिख भी रहा होगा विव ग्योर, ठीक है। इनकी वेवलेंथ बढ़ रही है इधर और फ्रीक्वेंसी घट रही है, क्लियर है? ये तो याद ही रहता है ना विव ग्योर के नाम से। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि इधर फ्रीक्वेंसी बढ़ते रहती है। रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी, सॉरी, रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा। इधर वेवलेंथ बढ़ता है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट वेवलेंथ बढ़ेगा और फ्रीक्वेंसी घटेगी। तो ऐसे एकदम विव और ऐसे सीक्वेंस पता ही होता है सबको। और रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, ठीक है। तो विजुअल स्पेक्ट्रम का तो याद हो गया। ये भी याद होना चाहिए। कैसे याद होना चाहिए? गामा रेज, ठीक है। तो इसको याद करेंगे गाड़ी एक्स यू वी। यू का मतलब अल्ट्रा वायलेट दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। गाड़ी एक्स यू वी होती है ना, एस यू वी एक्स यू वी जो भी हो, ठीक है। एस यू वी होती है, एक्स यू वी एक गाड़ी आती है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, गाड़ी से गामा, एक्स से एक्स रेज, यू से अल्ट्रा वायलेट और वी से विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो गाड़ी एक्स यू वी इन इन आई का इन माई, ठीक है। उसके बाद रेंज, इन माई रेंज। गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज, रेंज मतलब रेडियो वेव्स, ठीक है। रेडियो वेव्स, ये एफएम एम सब रेडियो वेव्स होती हैं, ठीक है। तो क्या ट्रिक है? गाड़ी एक्स यू वी, वी मतलब ये विजिबल स्पेक्ट्रम, इन का मतलब इंफ्रारेड, माई का मतलब माइक्रोवेव, रेंज का मतलब रेडियो वेव्स, और लास्ट में लॉन्ग रेडियो वेव्स, वही रेडियो वेव्स ही है लास्ट में। तो आई थिंक अब ये याद हो गया होगा, ठीक है। सबसे पहले गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर अल्ट्रा वायलेट, फिर विजिबल स्पेक्ट्रम, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव, ठीक है। इन द कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। ये स्पेक्ट्रम बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए, है ना। और इन सारे रेडिएशंस में हमें केवल इतना ही दूर का वेवलेंथ दिखता है, विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको, ठीक है। द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना विजिबल स्पेक्ट्रम, द विजिबल रीजन इज ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द एंटायर स्पेक्ट्रम। देखो इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है कि हमें दिखता केवल इतना सा है, बाकी कुछ नहीं दिखता। आप ना एक्सरे देख सकते हैं नेकेड आई से, ना इंफ्रारेड देख सकते हैं, ना माइक्रोवेव, कुछ नहीं दिखता है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट। वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम 400 से 750 नैनोमीटर, नैनोमीटर में है वेवलेंथ। वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है, नोट कर लीजिए, वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम कितना होता है? 400 से 750 नैनोमीटर, ठीक है। एनर्जी, सॉरी, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? अराउंड 10⁻15 हर्ट्ज। देखो ये रहा, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10⁻16 और 14 के बीच में है ना, तो 10⁻15 हर्ज की फ्रीक्वेंसी है, ऊपर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, हर्ज में, ठीक है। तो अराउंड 10 है ना फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं आपसे, फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम कितना होता है? 10⁻15 हर्ज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। एग्जैक्ट अगर बात करेंगे आप तो 7.5 इंटू 10⁻14 होता है, ठीक है, 10⁻14, ठीक है। इसका भी एक रेंज होता है, ठीक है, 3 से लेकर के 7.5, 3 से लेकर के, तो ओवरऑल आप है ना 10⁻15 हर्ट्ज मोटा मोटी आइडिया याद रखेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी होगी सभी लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कुछ सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ वेव थ्योरी, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के दो नेचर होते हैं, ठीक है, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। अब हर एक चीज दो नेचर क्यों होते हैं? क्योंकि कुछ जो फेनोमेना होती है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शो करता है,
कुछ फेनामेना को आप वेव नेचर से डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते, इसलिए उसको पार्टिकल मानना पड़ता है, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी वो पार्टिकल ही शो करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार्टिकल भी होगा, पार्टिकल नेचर उसके पास होगा, तभी तो वो काम कर रहा है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ऐसी क्या चीजें हैं जो वेव थ्योरी से एक्सप्लेन हो जाती हैं और जो नहीं हो पाती हैं, ठीक है, तो वही चीजें समझनी है, देखेंगे ध्यान से। सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ वेव थ्योरी। सबसे पहले सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? इट एक्सप्लेन्स द प्रोपेगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एकदम बिल्कुल सही बात है, प्रोपेगेशन समझा देता है हमें, वेव थ्योरी ही समझा देती है। इट एक्सप्लिकेट्स, एक्सप्लिकेट्स का मतलब एक्सप्लेन करना ही होता है, द कलर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कलर भी समझा देता है, ठीक है। इट इलस्ट्रेट्स द डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। डिफ्रैक्शन आपको क्लास 12 में पढ़ना है, ठीक है, वहां पे तब अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी बस इतना समझिए, छोटा मोटा बात है ना, कि ये सारी चीजें वेव नेचर से एक्सप्लेन हो जाती हैं। ठीक है, अब लिमिटेशंस क्या क्या है? इट कैन नॉट एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी पढ़ाऊंगा, इसी में पढ़ना है, क्लास 11th की एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये भी अभी बताऊंगा। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ द एटम्स विथ अ स्पेशल रेफरेंस ऑफ हाइड्रोजन, ये भी इसी में पढ़ना है। ठीक है, ये तीनों चीजें अब पढ़नी है। ठीक है, यानी ये तीनों चीजें आप वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आपको पार्टिकल नेचर जानना ही पड़ेगा। और जस्ट ये सब देख लेते हैं कि ये सब क्या क्या होता है, उसके बाद पार्टिकल नेचर पढ़ लेंगे, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। ठीक है, वो पार्टिकल नेचर ही एक्सप्लेन करता है ईएम वेव का। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत सीधी सी बात है कि कोई मेटल का सरफेस है, उस पर आपने एनर्जी दिया और इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। ठीक है, इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए, the phenomena of ejection of the electrons, ejection of the electrons from the surface of a metal when a beam of light of sufficient high energy falls on it is known as the photoelectric effect। एक काफी सफिशियंट हाई एनर्जी की लाइट आई किसी मेटल सरफेस पे, सीधी सी बात है, एनर्जी आपने दिया, लाइट क्या एनर्जी है, ठीक है, आपने एनर्जी दिया, इलेक्ट्रॉन्स इतने एक्साइट हो गए कि बाहर ही आ गए, इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये होता है, मैंने आपको वही बताया कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी जाएगा, यानी न्यूक्लियस से दूर जाएगा। अब इतना सफिशिएंट एनर्जी दे दो कि बाहर ही आ जाए, आ भी सकता है। ठीक है, सीधी सी बात है, इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये सब चीज आप वेव नेचर से नहीं बता सकते। ठीक है, उसके लिए हमें पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन, है ना, पार्टिकल नेचर ही कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से। व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ मेटल, दिख रहा है ना, चलिए मैं समझा भी रहा हूं तो सुनेंगे ध्यान से। व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ मेटल सरफेस आर एक्सपोज्ड टू द ईएम रेडिएशन ऑफ अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट या न्यू नॉट, द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड। ठीक है, आपने एक्सपोज कर दिया तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। ठीक है, दिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब आपने जो मेटल का सरफेस है उसे एक्सपोज कर दिया, ठीक है, उस पे जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट रिक्वायर्ड है टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, मिनिमम फ्रीक्वेंसी द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड। ठीक है, वो उतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कि मिनिमम इतना तो देना ही पड़ेगा अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाना है तो, देखना है तो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराना है तो मिनिमम इतना फ्रीक्वेंसी का लाइट देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड। इसके नीचे तो पॉसिबल नहीं है भैया, मिनिमम इतना फ्रीक्वेंसी का लाइट देना पड़ेगा, मतलब देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, that is the minimum frequency of the EM radiation, electromagnetic radiation required to eject the electrons from the metal surface is called threshold frequency। सही बात है, मिनिमम कितनी फ्रीक्वेंसी का EM रेडिएशन दें, the minimum frequency of the electromagnetic radiation required to eject the electron is called threshold frequency। ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन टू द मेटल सरफेस क्या होगा? अब देखिए, आपने जितनी एनर्जी दी किसी मेटल सरफेस को, जैसे कोई मेटल सरफेस है, कोई है ना, कोई बुक उठा लेता है, कोई बुक उठा लेते हैं, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये कोई बुक है, ठीक है, कोई मेटल सरफेस है, सीधी सी बात है, कोई मेटल सरफेस है। ठीक है,
इस पे एक खास हाँ ना फ्रीक्वेंसी की लाइट मैंने गिराई, ठीक है, एनर्जी मिला इलेक्ट्रॉन्स को, वो बाहर आए, ठीक है। तो सबसे पहले तो उतनी फ्रीक्वेंसी इसको वो यूज किया होगा ताकि ये बाहर आ सके, और बाहर आके अगर ये मूव कर रहा है, ठीक है, देखो मिनिमम फ्रीक्वेंसी उतना तो मैंने दे दिया था कि ये बाहर आ जाए। जैसे ही इसने आया, मूवमेंट शुरू, यानी जो टोटल एनर्जी आपने दिया वो एक तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में यूज हुआ बाहर निकालने में, ठीक है, और जो बाकी बचा हुआ एनर्जी था वो उसके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो टोटल एनर्जी या फ्रीक्वेंसी गिवन टू अ मेटल सरफेस किसमें किसमें, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। कॉमन सेंस की बातें हैं ये सब, ठीक है। आई होप ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो टोटल एनर्जी क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सीधी सी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हॉट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, ये भी छोटी मोटी कॉन्सेप्ट है, देख लीजिए क्या होता है। हॉट बॉडी रेडिएशन क्या होता है, व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड दे एमिट रेडिएशंस, ठीक है, ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ एंड हेंस सो डिफरेंट कलर्स, ठीक है। जब आप किसी सॉलिड को हीट करते हो ना, जैसे आयरन रॉड को अगर आपने हीट किया हो, एग्जांपल भी उसी का, ठीक है, व्हेन एन आयरन बार इज हीटेड इन फर्नेस इट फर्स्ट टर्न्स टू डल रेड, सबसे पहले आपको डल रेड दिखेगा, देन प्रोग्रेसिवली बिकम्स मोर रेड, पहले तो है ना डल रेड, फिर ज्यादा ब्राइट रेड दिखेगा एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, व्हेन हीटिंग इज कंटिन्यूड इट बिकम्स ब्राइटर ऑरेंज, then yellow, then white, and finally it becomes blue at very high temperature. The radiations emitted by the body which is being heated are called hot body radiation. सीधी सी बात है, वैसी रेडिएशन जो हॉट बॉडी से निकले, हॉट बॉडी मतलब क्या, जब आप उसको हीट कर रहे हो, ऐसा सॉलिड को आपने हीट किया, बॉडी हॉट हो गई, उससे रेडिएशंस निकलेंगे, कॉमन सेंस की बात है। आपने एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए, तो ठीक है, एब्जॉर्प्शन एमिशन भी होता है, सॉरी एब्जॉर्प्शन का भी स्पेक्ट्रम बनता है, एमिशन का भी स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, तब डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की है ना आपको रेडिएशंस दिखेंगी, सीधी सी बात है, और डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की दिख रही हैं तो सीधा समझ लो कि डिफरेंट डिफरेंट कलर की भी दिखेंगी, ठीक है। तो जब भी आप किसी बॉडी को हीट करते हो उससे रेडिएशंस निकलती हैं अलग अलग वेवलेंथ की, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। और जैसे अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन निकलेगी तो अलग अलग कलर भी दिखेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं हॉट बॉडी रेडिएशन। रेडिएशंस एमिटेड बाय द हॉट बॉडी इज कॉल्ड हॉट बॉडी रेडिएशन, दैट्स इट, ठीक है। एग्जांपल आयरन बार का। नेक्स्ट देखिए, ब्लैक बॉडी क्या होता है, एन आइडियल बॉडी विच एमिट्स एंड एब्जॉर्ब्स रेडिएशंस ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज यूनिफॉर्मली, ये हर तरह के फ्रीक्वेंसी को यूनिफॉर्मली या तो एमिट कर दे या ऑब्जॉर्ब, दोनों ही करता है, ठीक है। एन आइडियल बॉडी विच एमिट्स एंड एब्जॉर्ब्स रेडिएशंस ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड अ ब्लैक बॉडी एंड द रेडिएशन एमिटेड बाय सच ए बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। ब्लैक बॉडी किसको बोलते हैं, जो हर तरह की फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर ले और एमिट कर ले, उसको ब्लैक बॉडी बोल देते हैं, ठीक है। अब सारे ही कलर है ना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी, और उसके द्वारा जो रेडिएशन दिया जाता है उसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। और ये सब रेडिएशन का बात ना एनर्जी से रिलेटेड है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी अभी आ रहा है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आ गया प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ठीक है। इनका क्या काम था, कुछ नहीं, डुअल नेचर ऑफ ईएम वेव होता है ना, इन्होंने पार्टिकल नेचर पे ही स्टडी किया, प्लैंक साहब ने यही किया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे मेरी हर बात, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखेंगे ध्यान से। प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, है ना, साइंटिस्ट का नाम है प्लैंक, ठीक है, बैटरी, ठीक है भैया, चलो। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी energy emitted or absorbed is not continuous but it is discontinuous in the form of small discrete packets of energy। आपको अभी फील आ जाएगा, ठीक है। आप सोचो, पहले ही सब छोड़ दो, खुद सोचो पहले रदरफोर्ड के मॉडल का ड्रॉबैक क्या था। रदरफोर्ड ने बोला था, ठीक है, कि यहाँ पे समझाते हैं, ठीक है। रदरफोर्ड ने बोला था कि देखो भैया ये रहा न्यूक्लियस, ये है मेरा न्यूक्लियस, अब इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ठीक है। इन्होंने ये नहीं बताया कि किस फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, उन्होंने बोला कि देखो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, मुझे बस इतना पता है,
कहाँ करता है नहीं पता, बस रिवॉल्व करता है इसके चारों ओर, ठीक है। यहाँ करता है कि यहाँ करता है कि यहाँ करता है, किस ऑर्बिट में करता है नहीं पता, उन्होंने कुछ इस पे कमेंट ही नहीं किया, ठीक है। अब आप खुद सोचो ये ड्रॉबैक कैसे हो गया, ठीक है। जब स्टडी हुई, ठीक है, इनके हिसाब से, आप ध्यान से सुनिए मेरी हर बात, ठीक है। मैं आपको सिखा चुका हूं कि जब भी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ आते हैं तो रेडिएशन एमिट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे आते हैं तो रेडिएशन एमिट कर दे इन द फॉर्म ऑफ ईएम वेव। समझा चुका हूं। अब जब ये रदरफोर्ड का मॉडल का ड्रॉबैक क्या था कि चूंकि इलेक्ट्रॉन चारों ओर मूव कर रहा है, एक्सेलरेटेड है, तो ये फाइनली धीरे धीरे, अगर मान लो यहाँ पे मूव कर रहा है तो धीरे 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 आते आते यहाँ पे न्यूक्लियस में फॉल करेगा, क्योंकि एनर्जी लूज करता है चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड है तो, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। अब इनका मॉडल, इनके मॉडल के हिसाब से आपका इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली नीचे आ जाएगा, ठीक है, कंटिन्यूअसली एकदम आराम से आएगा, न्यूक्लियस में गिरेगा एकदम बढ़िया से मस्त एकदम, ठीक है। तो अगर इनका मॉडल सही है, पहली बात तो है ना, तो इनके हिसाब से इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है। देखो आप, इसका इसका जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन का वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है। तो जो रेडिएशंस एमिट होनी चाहिए थी वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होनी चाहिए थी। और भाई एनर्जी लूज करेगा ना तो रेडिएशन एमिट करेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा तो रेडिएशंस एमिट करेगा, करता ही है, करता है। तो अगर कंटिन्यूअसली ये डिक्रीज हो रहा है तो जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो एकदम बिल्कुल कंटिन्यूअस होना चाहिए, रेनबो के जैसा, बिल्कुल कंटिन्यूअस, ठीक है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो कंटिन्यूअस नहीं आया, डिसकंटिन्यूअस आया, है ना। मतलब इतना दूर ये कलर दिखा, फिर इतना दूर ये कलर दिखा, फिर इतना दूर ये कलर दिखा। तो देखो, पहले तो ये बात थी कि इनका मॉडल गलत था, ये सबको समझ में आ रहा था कि भैया तो स्टेबिलिटी पर ही सवाल हो जाएगा, ठीक है। अब फिक्स्ड ऑर्बिट का कैसे पता चला? एक्सपेरिमेंट किया गया हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन एटम पे, ठीक है। उनमें देखा गया, हाइड्रोजन एटम पे देखा गया कि अलग अलग कलर दिख रहे हैं रेडिएशन के टाइम पे, ठीक है, अलग अलग कलर। इसका सीधा सा मतलब है कि एक खास फ्रीक्वेंसी की ही लाइट एक जगह पे दिख रही है, उसका सीधा सा मतलब है कि एक फिक्स्ड ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है। तभी तो यहां से यहां आया तो एक कलर दिखा, यहां से सॉरी यहां से यहां है तो एक कलर दिखा, यहां से यहां है तो एक कलर दिखा, ठीक है। यहां से सीधे यहां आता तो एक कलर दिखता, ठीक है। तो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में ही एनर्जी रिवॉल्व करता है, ये हाइड्रोजन एटम पे रिसर्च हुआ, पता चल गया स्पेक्ट्रम से, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम से। आप फिर से सुनिए, इससे ये समझ में आ गया कि फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इसमें मूव करता है फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट में, जो कि डिस्क्रीट है, कंटिन्यूअस नहीं है। ये डेटा रिजल्ट है ना एक्सपेरिमेंट से आ गया, ठीक है। अब जब ये डिस्क्रीट है, कंटिन्यूअस नहीं है, तो जो आप एनर्जी दे रहे हैं या एनर्जी ये रिलीज कर रहा है वो भी डिस्क्रीट होना चाहिए, कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। जो एनर्जी आप इसको देंगे, ठीक है, और जो ये रेडिएट कर रहा है या फिर जो ये एब्जॉर्ब करेगा, तो वो भी एक डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में ही होगा, ठीक है। अभी मैं आता हूँ प्लैंक कांस्टेंट पे, ठीक है। लेट मी चेंज द बैटरी, अदरवाइज है ना आवाज नहीं जाएगी, जस्ट वेट अ मिनट। चलिए बैटरी चेंज कर ली है मैंने, आवाज जा रही है, ठीक है। तो क्या बता रहा था मैं, हाँ, कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, ठीक है। अगर आपको उसको इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल पे लेकर के जाना है, लोअर से हायर लेवल पे लेकर के जाना है, तो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आपको वापस वहां से वहां लेकर के आना है तो एक फिक्स्ड कलर आपको दिख रहा है, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, एक फिक्स्ड कलर दिख रहा है, मतलब एक खास तरह की फ्रीक्वेंसी का कलर है, एक खास तरह का वेवलेंथ है, तो एक खास तरह की एनर्जी ही रिक्वायर्ड होगी, एक खास तरह का एनर्जी ये रेडिएट कर रहा होगा हायर से लोअर एनर्जी लेवल में आते समय, ठीक है। तो इससे ये समझ में आ गया, और प्लैंक साहब ने यही बोला, देखो प्लैंक साहब ने यही बोला बिल्कुल एकदम। अभी दिखाता हूँ स्टेटमेंट इनका। प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, दिख रहा है, ठीक है, आवाज जा रही है, चलिए देखेंगे ध्यान से, सुनेंगे मेरी हर बात, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एनर्जी emitted or absorbed
इज नॉट कंटिन्यूअस, कॉमन सेंस की बात है, बट इट इज डिसकंटिन्यूअस, एकदम कॉमन सेंस की बात है, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी। कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है या एमिट होता है वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो डिसकंटिन्यूअस है, इसीलिए हमें अलग अलग कलर दिखते हैं, डिस्क्रीट पैटर्न दिखता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं दिखता। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है वो। ठीक है, अब डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी होंगे, अलग अलग पैकेट्स ऑफ एनर्जी होंगे, एक फास्ट है ना, फिक्स्ड अमाउंट के, डिस्क्रीट एकदम अलग अलग। ठीक है, अब these small discrete packets of energy, small discrete packets of energy are known as quanta। सिंगुलर में अगर मैं बोलूं तो क्वांटम। ठीक है, क्वांटम क्या है? एनर्जी ऑफ पैकेट, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। व्हाट इज क्वांटम? एनर्जी ऑफ पैकेट, अ सिंगल पैकेट ऑफ, है ना, एनर्जी कह सकते हैं। ठीक है, पैकेट एनर्जी का पैकेट है, एक सिंगल पैकेट ऑफ एनर्जी। ठीक है, इन केस ऑफ लाइट इट इज कॉल्ड फोटोन। लाइट के केस में इसी एनर्जी ऑफ पैकेट को, पैकेट ऑफ एनर्जी को, ठीक है, क्या बोल देते हैं? फोटोन बोल देते हैं लाइट के केस में। ठीक है, तो प्लैंक साहब ने क्या बोला कि जो एनर्जी एमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है वो, एक पहली बात तो कंटिन्यूअस नहीं होती, डिसकंटिन्यूअस होती है। ठीक है, अब डिसकंटिन्यूअस होने का मतलब है एक डिस्क्रीट, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी दोगे या फिर उतना फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी तो इस तरह का कलर दिखेगा, एकदम फिक्स है। ठीक है, तो डिस्क्रीट है, डिसकंटिन्यूअस है। डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी को क्वांटा बोलते हैं, सिंगुलर में क्वांटम बोल दिया, लाइट के केस में फोटोन बोलते हैं। चलिए, और क्या है प्लैंक साहब ने और क्या क्या बोला? अकॉर्डिंग टू प्लैंक द एनर्जी ऑफ ए क्वांटम, द एनर्जी ऑफ अ क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी एंड इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन। प्लैंक साहब ने बोला कि देखो भैया, एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? फ्रीक्वेंसी के, है ना, न्यू से लिखते हैं ना फ्रीक्वेंसी को। अब आप सोचो ना, सीधी सी बात है, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन, एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन, एक सेकंड में जितना ज्यादा ऑसिलेट करेगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी शो कर रहा है ना। आप देखो, एक सेकंड में इतना ज्यादा ऑसिलेट किया, मतलब क्या? उतनी ही ज्यादा एनर्जी है। अब कम एनर्जी है, सुस्त पड़ा हुआ है, तो आराम आराम से ऑसिलेट करेगा, कम ऑसिलेशन होगा। ठीक है, तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी, कॉमन सेंस, यानी बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसी को प्लैंक्स कांस्टेंट ने बोला कि देखो भैया, अब मैं इसको इक्वल करूंगा, अपना एक कांस्टेंट दूंगा जिसको बोलेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट, E इक्वल टू एच म्यू, एच न्यू। ठीक है, जहां पे E मेरा एनर्जी है, ये मेरा फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी, बिल्कुल, है ना, कॉमन सेंस की बात है। ये मेरा एनर्जी, ये मेरा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऑफ क्वांटम। और H को क्या बोल दिया? प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड, है ना। अब खुद सोचो ना, ये वन अपॉन सेकंड है ना, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये एनर्जी जूल इंटू सेकंड, तो जूल सेकंड, तो 6.6 इंटू 10⁻34, ये एच की वैल्यू है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, स्मॉल एच प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34। वैल्यू याद हो तो बढ़िया है, नहीं तो क्वेश्चन आते हैं तो अक्सर वैल्यू गिवन रहती है। ठीक है, चलिए, तो एनर्जी ऑफ क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो E इक्वल टू एच म्यू, है ना, प्रोपोर्शनलिटी हटा तो कांस्टेंट आ गया प्लैंक साहब का, जिसकी वैल्यू ये होती है। ठीक है, अब एच म्यू ये क्या है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को C अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं, तो आपका E इक्वल टू एच म्यू इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, या फिर 1 अपॉन लैम्डा को क्या लिख सकते हैं? म्यू बार, वेव नंबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो सारे नंबर। ठीक है, इक्वल टू एच म्यू, ठीक है, एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, ये सब आपको पता ही होगा। ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ क्वांटा, मान लो कि n क्वांटम है। ठीक है, तो n एच म्यू, क्योंकि ये तो एनर्जी ऑफ वन क्वांटम है ना, ये एनर्जी ऑफ वन क्वांटम है। बहुत जितने क्वांटम है बस टोटल नंबर ऑफ क्वांटम या फोटोन से मल्टीप्लाई कर दो, तो एन एच म्यू, एन एच न्यू, या फिर एन एच सी अपॉन लैम्डा, या फिर एन एच सी इंटू वेव नंबर। किस किस को क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए, यही था प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्या होता है? एनर्जी ऑफ ए क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, दैट्स इट।
एनर्जी ऑफ ए क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, इनका कांस्टेंट आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो वो एक इक्वेशन थी ना, E इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है, यानी एच सी अपॉन लेमडा होता है, ठीक है। तो एच भी आपका कांस्टेंट, सी भी आपका कांस्टेंट। एच की वैल्यू कितनी, 6.6 इंटू 10⁻⁻34। सी की वैल्यू कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ अपॉन लेमडा आपको बस करना होता है, ठीक है। तो ये दोनों कांस्टेंट है, तो इसको फिक्स ही कर दिया हम लोगों ने। और कितना कर दिया, ये ऑलमोस्ट आपको वैल्यू देखो, मल्टीप्लाई करोगे तो 6×3 = 18, 19.8 इंटू 10⁻26 दिख रहा होगा आपको, -26। इसको हम लोगों ने कितना 10 से डिवाइड किया, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो कितना ये 1.98 इंटू 10⁻⁻25 दिख रहा होगा आपको, ठीक है। यानी 2 इंटू 10⁻⁻25 आप याद रख सकते हैं वैल्यू। एच सी की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻25, ऑलमोस्ट अप्रोक्स के आसपास। क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है, ठीक है, इसलिए बाकी कोई खास मकसद है नहीं इसका। अब देखिए, A body can emit or absorb energy only in whole number multiple of quantum। बिल्कुल सही बात है, होल नंबर ऑफ में ही। अब कभी सुना है कि मतलब आधा क्वांटम गया, नहीं, एक एनर्जी ऑफ पैकेट पूरा जाएगा, ठीक है। यानी कि 1.5 गया, 1.25 गया है ना, 2.5 गया, नहीं, ठीक है, 2.5 मतलब 2.5, ठीक है ना। तो होल नंबर रेशियो में ही पैकेट्स जाते हैं, ठीक है, एकदम। A body can emit or absorb energy only in whole number multiple of quantum, ठीक है। The dual character of electromagnetic radiations poses both wave-like and particle-like properties। बिल्कुल सही बात है। The experimental results regarding the atomic spectra, वही जो एटम स्पेक्ट्रम शो करते हैं हाइड्रोजन एटम के, ठीक है, जब हायर से लोअर एनर्जी पे आते हैं, कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय assuming the quantized electronic energy levels in the atoms, ठीक है। और वो जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा था जिसको फेल कर गए थे रदरफोर्ड का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, वो एक्सप्लेन तभी होगा जब आप क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स की बात करेंगे। और बोर साहब ने यही बोला कि देखो भैया, फिक्स्ड एनर्जी लेवल में घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, क्वांटाइज्ड होता है उनका एनर्जी लेवल, डिस्क्रीट होता है, क्वांटाइज्ड होता है, ठीक है। अभी बोर मॉडल आएगा अगले लेक्चर में, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि उन्हीं के लिए है ये सब सारा डेवलपमेंट, ठीक है। These results play an important role in the development of the Bohr's model of the atom, ठीक है। और यही सारी चीजें बोर के मॉडल को, है ना, बनाने में हेल्प की, ठीक है। बोर साहब ने इन सब का यूज किया और अपना मॉडल दे दिया, एकदम बढ़िया वाला, एकदम मस्त जबरदस्त एकदम, ठीक है। चलिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय क्वांटम थ्योरी, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आइंस्टीन साहब आए, उन्होंने एक्सप्लेन किया अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ चलिए दिख रहा है, ठीक है, सुनेंगे भी तो अच्छे से क्लियर होगा। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन व्हेन अ फोटोन स्ट्राइक्स अ मेटल, ध्यान से सुनिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, लाइट आया, रेडिएशन आया, इलेक्ट्रॉन का निकलना, ठीक है। अब देखिए, व्हेन अ फोटोन स्ट्राइक्स अ मेटल, अब लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एनर्जी के पैकेट आए, फोटोन एक, when photon strikes a metal surface, some of its energy is used up to eject the इलेक्शन, नहीं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होगा ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, दैट इज टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस, वही बात है, थ्रेशोल्ड एनर्जी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो देखो, जितनी एनर्जी थी, पहली तो एनर्जी यूज हो गई कि इसको इजेक्ट कराओ पहले, ठीक है, उसमें यूज हो जाएगी, सीधी सी बात है, जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको ओवरकम करने के लिए, एंड द रिमेनिंग एनर्जी इज गिवन टू द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और जो बाकी एनर्जी बच गया वो उस इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो इक्वेशन बनती है एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन क्या होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एनर्जी अब हमने निकालना ही क्या है, क्या होता है, H इंटू न्यू, ठीक है। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी तो H न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो बस वही एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पे एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, वैल्यू इतनी, न्यू हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटोन है, म्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और एम वी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसकी वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻³ kg होती है। ठीक है, तो ये था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन, है ना, बाय यूजिंग पार्टिकल नेचर, आइंस्टीन साहब ने बोला था। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी बिल्कुल अच्छे से। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना, सारे थ्योरी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए हैं। ठीक है, आपको बस थोड़ा सा वेव पढ़ना था और क्वांटम थ्योरी पढ़नी थी प्लैंक की। ठीक है, वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, कर लिया सॉल्व, मैं करूँ अब, देखेंगे ध्यान से। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी जितना, एनर्जी निकालनी है हमें। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5 इंटू 10⁻14। ठीक है, ये तो हमारा एक फोटोन का आएगा ना एनर्जी, 1 मोल फोटोन का पूछ रखा है, तो 1 मोल से मल्टीप्लाई यानी 6.022 इंटू 10⁻23 कर दो भैया। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6×30 और 33 आएगा ये सीधे। ठीक है, इंटू 10⁻34 और 14 तो -20 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 अगर मैं कर दूं, ठीक है, तो कितना, ये 33 छके 198 होता है, जीरो तो ऑलमोस्ट 199 कर देते हैं। ठीक है, ये भी 6.626 ही होता था, तो ठीक है 199 इंटू 10⁻³ जूल के आसपास आंसर आना चाहिए आपका। ठीक है, यानी 199 किलो जूल भी लिख सकते हैं, 199 किलो जूल आंसर। ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी को कोई शक नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, है ना। वीडियो को पॉज कर लीजिए, है ना, बिल्कुल अच्छे से दिख रहा होगा, हाँ एकदम दिख रहा है। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व कर देंगे। कर लिया सॉल्व, है ना, कुछ लोग तो मेरा ही वेट करते हैं, खैर चलिए, जो नहीं कर पाए मेरे साथ कर लेंगे। ठीक है, चलिए। 100 वाट बल्ब एमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड बाय द बल्ब। तो पहले तो एनर्जी निकालिए। एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, एनर्जी का फार्मूला होता है एच सी अपॉन लैम्डा। अगर वेवलेंथ दिया हो तो एच सी का वैल्यू मैंने रटा रखा है कितना, 2 इंटू 10⁻⁻25। ठीक है, डिवाइडेड बाई लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 400 नैनोमीटर, 400 गुने 10⁻19, सॉरी 9, 10⁻⁻9। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो ना, इसको सॉल्व करोगे आप तो ये, इसको 2/4 लिखते हैं इंटू 10⁻⁻25 है, प्लस में ये जाएगा -7, प्लस है ना, ये -7 होगा, 9 में से 2 गया 7, और इस +7 ऊपर जाएगा, तो इधर कितना आना है, 1/2 इंटू 10⁻⁻18 आना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एनर्जी ऑफ 1 फोटोन आ गया, ये कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड बाय द बल्ब। ठीक है, पावर देने का मतलब है, ठीक है, पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, सीधी सी बात है। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन इतनी है, तो मान लो कि n नंबर ऑफ फोटोन है, तो n नंबर ऑफ फोटोन की एनर्जी कितनी, n इंटू 1/2 इंटू 10⁻18, और टाइम मेरा 1 यूनिट है ही, ये इक्वल टू होना चाहिए कितने, पावर 100 वाट के। ठीक है, तो आपको n निकाल दो, यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ रही है, ये हाफ है ना, तो 100 इंटू 2 इंटू 10⁻18। ठीक है, तो आपको 2 इंटू 10⁻20 इतने फोटॉन्स आ जाएंगे आंसर में। ठीक है, किस किस को क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, क्लियर होना भी चाहिए, बहुत आसान सा सवाल था। ठीक है, आगे बढ़ें, अगला सवाल करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओ, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, बस एक सवाल और है, ये कीजिए एक सवाल और, उसके बाद फिर खत्म। ठीक है, कर लिया, मैं कराऊं अब, चलिए देखेंगे ध्यान से। सवाल क्या है, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन
ऑफ वेवलेंथ इतना फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ सोडियम, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विथ अ काइनेटिक एनर्जी इतना जूल पर मोल. व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम? व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल कॉज अ फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी एमिटेड? इसको मैं छोटा करूं पहले तब मैं सॉल्व करूंगा. मुझे चाहिए जगह. ठीक है, ये रहा सवाल. यहाँ रखते हैं सवाल को. ठीक है, चलिए. दिख रहा है ना? लेट मी चेक. हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है. ठीक है, चलिए. तो सवाल करते हैं. इतना इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ इतना फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ सोडियम, तो एनर्जी कितना गिर रहा है पहले तो. E इक्वल टू क्या होता है? एच सी अपॉन लैम्डा, 2 × 10⁻⁻25 डिवाइडेड बाई 300 नैनोमीटर यानी 310⁻⁹. इसको सॉल्व करोगे आप 2/3 इंटू ये 10⁻⁷ यानी 10⁻18. ठीक है, इतने एनर्जी फॉल कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विथ अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इतना. ठीक है, और ये जो एनर्जी है वो किसके बराबर होता है? एनर्जी आपका होता है, हाँ ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी. ठीक है, तो वो एच न्यू नॉट प्लस with a kinetic energy of इतना जूल पर मोल. What is the minimum energy needed to remove an electron from sodium? इतना जूल पर मोल, एक मोल का इतना एनर्जी है. हमें 1 इलेक्ट्रॉन का चाहिए ना, तो 1.68 इंटू 10⁵ है, इसको 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 मोल का काइनेटिक एनर्जी हमें चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन का, तो डिवाइड करना पड़ेगा. डिवाइड करोगे तो ये कितना टाइम्स है? 6 से, हाँ, 168/602 लिख देते हैं. ठीक है, इंटू 10⁻⁻18 लिख देते हैं. ठीक है, अब ये 150 है, मान लो 150 है, 150 है, तो ये 1/4 होना चाहिए. ऑलमोस्ट 1/4 मान लिया, इंटू 10⁻18. ठीक है, तो क्या हो गई मेरी 1/4 इंटू 10⁻18 अप्रॉक्स में. ठीक है. व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम? इतनी मिनिमम, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है ना, तो घटा ना दो. 2/3 -1/4 कर दो, 10⁻18 कॉमन ही है, तो एच वी नॉट है ना, 2/3 इंटू 10⁻18 इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस 1/4 इंटू 10⁻18. 10⁻18 कॉमन है, घटा देते हैं. ठीक है, तो एच म्यू नॉट कितना हो जाएगा? 2/3 माइनस का 1/4, 10⁻18 कॉमन. इसको सॉल्व कर देंगे, ये 12, 4 दूनी 8 -3, 5/12 इंटू 10⁻18 जूल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, है ना, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए. ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए. ठीक है, आगे बढ़े. चलिए, एनर्जी आ गई. व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल कॉज अ फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी एमिटेड? अब एनर्जी इतनी है तो वेवलेंथ भी निकाल दो एच सी अपॉन लैम्डा से. एनर्जी कितनी आई? इतनी ना, 5/12 इंटू 10⁻18 है ना, इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा कर दो. ठीक है, एच सी की वैल्यू कितनी? 2 इंटू 10⁻25. इधर ये डिवाइड करोगे तो 5 इंटू 10⁻18 इंटू 12 ऊपर, यही होगा ना. लैम्डा को इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया. हाँ ठीक है, तो ये आपको वेवलेंथ आ जाएगा. इरेज कर दूं इतना मैं. वेवलेंथ कितना आता दिख रहा है?
12 दूनी 24/5 इंटू 10 की पावर -7, ये कितना 4.8 इंटू 10 की पावर -7, ठीक है, के आसपास, है ना, 4.8 इंटू 10 की पावर -7 मीटर, ठीक है, कह सकते हैं अप्रॉक्स में, है ना, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल और आज का आखिरी सवाल है ये, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए पहले आप लोग, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। कर लिया, मैं कराऊं, देखेंगे ध्यान से। ये सारे के सारे एनसीईआरटी के सवाल हैं, है ना, तो सॉल्व कर लिया करो, इंपॉर्टेंट है। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वी नॉट फॉर अ मेटल इज इतना। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना हिट्स द मेटल। हाँ, तो हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो आइंस्टीन के हिसाब से फॉर्मूला क्या होता है मेरा, E इक्वल टू होता है एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ई निकालो पहले, एच की वैल्यू कितनी 6.6 इंटू 10 की पावर -34 इंटू इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 10 की पावर 15 दे रखी है ना, 10 की पावर 15 इक्वल टू एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर -34 इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 7 इंटू 10 की पावर 14 दे रखी है, 7 इंटू 10 की पावर 14 दे रखी है, प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो घटा दो तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, घटा देंगे तो 6.6, ये एच तो मेरा कॉमन, ठीक है, इसको थोड़ा इधर सेलेक्ट होगा नहीं, छोड़ो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है आपकी 6.6 इंटू 10 की पावर -34 को ले लिया कॉमन, ठीक है। तो घटेगा क्या क्या, 10 की पावर 15 में से माइनस होगा 7 इंटू 10 की पावर 14, ठीक है। इसको इरेज करता हूँ मैं, ठीक है, मतलब तो समझ में आ ही गया होगा सभी लोगों को, ठीक है। क्या करना है, 6.6 इंटू 10 की पावर -34 कॉमन है, इरेज हो रहा है 10 की पावर 15 -7 इंटू 10 की पावर 14, ठीक है। 10 की पावर 14 ले लो कॉमन, तो 6.6 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 10 की पावर 14 जैसे ही कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा 10, यहाँ पे -7, ठीक है। अब सॉल्व कर दो यार, ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 20 इंटू का 3, तो ये हो जाएगा 1.98 ना, 19.8, सॉरी 1.98 नहीं, 19.8, 19.8 इंटू 10 की पावर -20, क्या है ये, काइनेटिक एनर्जी है ना, जूल, ठीक है, सॉल्व, ठीक है। यहाँ तक आई होप सभी लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखोगे, 1.98, 10 से डिवाइड किया तो 10 से मल्टीप्लाई करो -19 जूल, ठीक है, जूल, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक एक एक चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्यों पढ़ाया, इंपॉर्टेंट था इसलिए, ठीक है, सब चीज़ एक एक चीज़ कनेक्ट करके पढ़ा दिया है। अगला लेक्चर होगा बोर मॉडल पे और उसके एप्लीकेशन पे, ठीक है। अभी तक हम लोग डेवलपमेंट कर लिए, बोर मॉडल का आइडिया भी लग गया होगा कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स होंगे, ठीक है। बस अगला लेक्चर बोर मॉडल के और उसके एप्लीकेशन पे होगा, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा, एकदम चिंता नहीं करनी है। जो भी आउट ऑफ द बॉक्स इसमें आएगा ना, सबको कनेक्ट करके समझाता हुआ चलूंगा, ठीक है। तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, सी यू सून, बाय बाय।